Good morning students, we are going to start physical chemistry of semester 5th. First of all, let us have a look on our syllabus. We have two sections, section A and section B. Section A contains quantum mechanics, physical properties and molecular structure. Section B contains spectroscopy and which we are going to start now. Spectroscopy में हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसकी इंट्रोडक्शन, rotational spectrum, vibrational spectrum and Raman spectrum. Now as we are going to start spectroscopy, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, कहाँ यूज होती है. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन. किसकी इंटरेक्शंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन विद मैटर. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब हम मैटर के ऊपर डालते हैं तो हमें जो हमारा जो मैटर है या जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझना चाहें तो देखो, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई सोर्स है जिससे क्या आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसके ऊपर जा रही हैं, हमारे सैंपल के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर. अब ये जो सैंपल है अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब बेसिकली जो हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन से हमें मिलता है स्पेक्ट्रा. ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, वो क्या होते हैं. बट फिलहाल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो यहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें स्पेक्ट्रा मिल जाएगा. ठीक है, और जो बाकी की रेडिएशंस हैं वो डिटेक्टर पे चली जाएंगी. अगर ये सैंपल कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो ये रेडिएशंस एज इट इज़ किसके ऊपर चली जाएंगी, डिटेक्टर के ऊपर. अब यहाँ पे अगर इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से दिखाने की कोशिश करते हैं. सपोज हम किसी फ्रीक्वेंसी पे या किसी वेवलेंथ पे हम देखना चाह रहे हैं कि ये सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा. तो हमने क्या किया, हमने एक सोर्स ले लिया जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं. ठीक है, ये हमने किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की ले ली जिसपे हमें पता है कि हमारा सैंपल एब्जॉर्प्शन शो करता है. तो यहाँ पे ये वेवलेंथ जा रही है. ठीक है, जब कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो हमें ऐसे शो होता है सिंपली. ठीक है, अब मान लो कि इस सैंपल ने कोई एब्जॉर्प्शन शो कर दी, किसी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो कर दी, तो जहाँ एब्जॉर्ब की वहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन पीक. ठीक है, आगे फर्दर फिर से ऐसे आ जाएगा. तो मतलब जब इस सैंपल ने एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बाकी की बची हुई रेडिएशंस डिटेक्टर के ऊपर चली गई और हमें क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम मिल गया. अब यहाँ पे जो इसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब की, ठीक है, उससे हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई इसने सैंपल ने या हमारे मॉलिक्यूल ने यही रेडिएशंस एब्जॉर्ब क्यों की, ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब की तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है. मतलब हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारी जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं उसका यूज़ है. अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इसका यूज़ क्या है. तो इसका क्या यूज़ है कि हम जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं या जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इसका यूज़ क्या है. अब यहाँ हमने एक जो टर्म यूज़ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है कि ये क्या होती हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन जो कि एक टाइप की क्या होती है, एनर्जी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपिगेट्स विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे हम इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि हमारे पास मान लो कि ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दी हमने, और ये क्या शो कर दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स कर रही हैं. ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं. ठीक है, ऑसिलेट कर रही हैं. तो ये जो ऑसिलेट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या रहेंगी, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही हैं. और साथ के साथ किसके परपेंडिकुलर हैं,
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, मतलब जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस सपोज हमारे पास ये प्लेन है, तो एक वेव आपके पास ऐसे प्लेन में जा रही है, एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ किसके परपेंडिकुलर है, टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि एक एनर्जी की एक फॉर्म है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड है। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी आप सबको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं या ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ड्यूअल कैरेक्टर दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल हमने एक लाइट का बीम ले लिया, अब वो लाइट जो है आपको पता है वो किसकी बनी होती है, स्मॉल पार्टिकल्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, पार्टिकल नेचर, और वो जब मूव कर रही है तो किसकी फॉर्म में कर रही है, वेव की फॉर्म में, तो वो उसका क्या हो गया, वेव कैरेक्टर। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये क्या होता है, इनका ड्यूअल कैरेक्टर, मतलब पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी। थर्ड, जो हमने अभी अभी बताया कि ये जो वेव्स हैं इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होती हैं और दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं इनकी कुछ एक टर्म्स इनसे रिलेटेड हैं जो कि हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई वेव है, इन टर्म्स में सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, वेव लेंथ। अब सपोज ये हमारे पास एक हमने वेव ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हमें बतानी है वेवलेंथ, तो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इसकी वेवलेंथ, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, उससे कितनी वेव्स 1 सेकेंड में पास हो रही हैं, ये उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल सी बात यहाँ पे कि अगर हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी भी वेव की वेवलेंथ हमारे पास अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 सेकेंड में कम से कम वेव्स इस पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो उसी 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव्स इस पॉइंट से पास होंगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है, कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल टर्म्स में क्या कह सकते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं हम इस सिंबल से, और साइकिल्स पर सेकेंड इसको हम बोल सकते हैं। और इसकी जो यूनिट्स है या हम इसको किस में डिफाइन करते हैं, किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। फर्स्ट वेवलेंथ हो गया, सेकेंड आपके पास फ्रीक्वेंसी, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब सपोज करो हमारे पास कोई भी वेव यहाँ पे जा रही है, ठीक है, हमने क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ फिक्स कर दिया। अब इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो क्या हो जाएगा, वेव नंबर, ठीक है। अगेन यहाँ पे वेवलेंथ अगर हमारे पास कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स 1 सेंटीमीटर में से पास होंगी, ठीक है, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो कम वेव्स 1 सेंटीमीटर में से पास होंगी। तो मतलब अगेन वेवलेंथ ज़्यादा तो वेव नंबर कम, और वेवलेंथ कम तो वेव नंबर ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड हम इसको अब क्योंकि ये जो वेव नंबर है वो वेवलेंथ की क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल,
ठीक है, यहाँ एक जो रिलेशन है, यहाँ हमारे पास c बाय लैम्डा आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा और न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब अगर वेवलेंथ हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर्स में, क्योंकि वो स्मॉल होती है तो सेंटीमीटर्स में, तो वेव नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, वेव नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो एक वेवलेंथ से एसोसिएटेड हमारे पास ये कुछ एक पॉइंट्स थे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो इनकी वेवलेंथ है वो कई तरह की होती है, जिनके बेस पे अगर हम इनको अरेंज करें एक ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में इनको अरेंज करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे देखिए, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, द कंप्लीट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसा कि हमने यहाँ शो करने की कोशिश की है कि मान लो हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, यहाँ वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया, हायर वेवलेंथ, लोअर, मोर लोअर, मोर लोअर, ठीक है, मतलब कम होती जा रही है। तो यहाँ जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो क्या होती है हमारे पास, रेडियो वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁻⁶ to 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। और अभी अभी हमने बताया दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ रेडियो वेव्स है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और आगे आगे जाएंगे डिक्रीज होती जाएगी या फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, जो हमने यहाँ पे दिखाया 10⁻⁶ to 10⁻10 फॉर रेडियो वेव्स, फॉर माइक्रोवेव्स 10⁻10 to 10⁻12 हर्ट्ज, and for IR 10⁻12 to 10⁻14 हर्ट्ज एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो देखो, हमारे पास जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक एटम है सिंपली, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में तो क्या होता है, ये एनर्जी लेवल्स है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब हम इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और इस एनर्जी लेवल में क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो ये जो एमिटेड एनर्जी है इससे हमें क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे एक और टर्म भी कवर हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो एक शार्प लाइन की फॉर्म में होगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रहे हैं या हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी किस में डिवाइड हो जाती है, कई टाइप के मोशन में। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो उसमें कोई भी मोशन हो सकता है, जैसे कैसे रोटेशन हो सकती है उसके अंदर, या वाइब्रेशन हो सकती है। ठीक है, या क्या हो सकता है, न्यूक्लियर मोशन हो सकता है, न्यूक्लियस भी क्या करता है, स्पिन करता है, तो न्यूक्लियर मोशन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो कोई भी टाइप का मोशन इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के केस में तो जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो ये हो सकता है रोटेट करना स्टार्ट कर दे, या ये वाइब्रेट करने लग जाए, या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में ट्रांजिशन हो जाए, या न्यूक्लियर लेवल पे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, जो हम एनर्जी डाल रहे हैं वो क्या होगी, डिफरेंट टाइप के मोशन में डिवाइड हो जाएगी, कोई भी मोशन हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो इन लेवल्स में रोटेशनल लेवल या वाइब्रेशनल लेवल किसी में भी ट्रांजिशन हो सकती है।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर अब क्योंकि किसी भी लेवल में ट्रांजिशन हो सकती है, तो ये स्पेक्ट्रा हमारे पास किसकी फॉर्म में आ जाता है, बैंड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि जब हम एनर्जी डाल रहे हैं किसी मॉलिक्यूल पे, या व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, इट मे रिजल्ट इनटू रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो इनसे हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। द एनर्जीज ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में डिफरेंस। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वहाँ पे रेडिएशन क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट टाइप के हमारे पास एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं या मोशन हो रहे हैं, ठीक है। अब दीज रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स, जिसको हमने डायग्रामेटिकली शो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। तो उसके बेस पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट लेवल्स हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एन से। आपको क्या करना है, ये सिंबल्स को अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आगे भी चैप्टर में ये काफ़ी यूज़ होंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जिसमें क्या आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमने शो किया, फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। तो दो हमारे पास ये कंप्लीट क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब उसके बाद आ जाते हैं इसमें वाइब्रेशनल सब लेवल्स, मतलब जिनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से क्या रहेगी, कम। अब जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ले लिया, मान लो कि हमने ये वाला ले लिया, इसके अंदर फर्दर ये क्या हो जाएंगे, ये जो लेवल्स हमने शो किए हैं ये क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशनल सब लेवल्स, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से। थर्ड हमारे पास आ जाएगा रोटेशनल सब लेवल्स। अब वाइब्रेशनल सब लेवल्स, मान लो कोई एक वाइब्रेशनल लेवल ले लिया, उसके भी अगर फर्दर जो हमने ये छोटी छोटी लाइन से डिवीजन शो कर रखी है, ये क्या हो जाएंगे, रोटेशनल सब लेवल्स। तो यानी कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो रोटेशनल लेवल्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा किसकी आ रही है, वाइब्रेशनल की, और उससे भी ज़्यादा किसकी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और इसीलिए क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लेवल्स हैं और काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो अभी अभी हमने बताया कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होता है एक बैंड स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। अब एटम के अंदर तो सिंपली क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में गया, वहाँ से जब वापस आया तो रेडिएशंस एमिट की, तो हमें स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, जो कि एक लाइन की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन होगी, मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एक लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो सफिशिएंट है। कितनी सफिशिएंट है कि उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी आराम से हो सकती हैं और रोटेशनल भी हो सकती है। तो क्या होगा, रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो जाती हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, और साथ में क्या होगा, हमें छोटी छोटी वहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी हमारे पास लाइंस हमें मिल रही हैं, ये हमें किसकी फॉर्म में नज़र आती हैं, बैंड की फॉर्म में। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल ट्रांजिशन नहीं है, इसमें वाइब्रेशनल लेवल की ट्रांजिशन भी हो जाती है, रोटेशनल की भी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशंस हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, बैंड की फॉर्म में, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा। अब एक टर्म जो हमने यहाँ पे बोली, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर लेवल है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये क्वांटाइज्ड है, या हम वाइब्रेशनल लेवल ले लें या हम रोटेशनल लेवल ले लें, ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड को सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है, लेवल्स की, फिक्स है। अब फिक्स कैसे है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो हमने क्या किए, वाइब्रेशनल लेवल ले लिए, ठीक है। अब हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करवानी है तो उसके लिए एनर्जी फिक्स है,
मतलब हम एनी अमाउंट ऑफ, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा यहाँ पे मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो हमने उसको थोड़ी सी एनर्जी दी तो थोड़ा सा और आगे चला गया, थोड़ी सी और एनर्जी दी तो थोड़ा सा और आगे चला गया, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनर्जी है इसके बीच की ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो जब हम इसको फिक्स, लेट अस सपोज हमने इसकी एनर्जी ली 10 और इसकी ली हमने 20, ठीक है, तो इनका क्या आ गया डिफरेंस 10। तो जब हम इसको 10 ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये देंगे तभी ये ट्रांजिशन होगी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, अदरवाइज कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये लेवल्स क्या हो गए, क्वांटाइज्ड, मतलब वहाँ पे हम कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है या वाइब्रेशनल एनर्जी है या रोटेशनल एनर्जी है, ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स क्या रहेंगे, क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब लास्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है या जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़, जैसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है हमने, उसकी बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीज़ें हमें किससे पता चल जाती हैं, जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। फर्दर जो भी कुछ एक टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।